जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सबको आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट लाया हूं। टेस्ट सीरीज नंबर 4 है दोस्तों। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुका हूं बीएसएससी इंटर लेवल का। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो वीडियो के इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर मैं प्लेलिस्ट उपलब्ध करवा दिया हूं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर सारी वीडियो आप देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। और मैं एसपीडी करंट अफेयर बुक से भी करंट अफेयर ला रहा हूँ दोस्तों, वन लाइनर जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, वन लाइनर भी ला रहा हूँ। यदि आप लोग उसे भी नहीं देखें तो उसका भी प्ले लिस्ट शामिल है, उसका भी लिस्ट में दे दूंगा। और यूटेरिया प्रैक्टिस बुक में पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ। 15 प्रैक्टिस बुक था, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 15 तक करवा चुका हूँ यूटेरिया का भी। और भारतीय संविधान से संबंधित पूरी बुक चैप्टर वाइज घटना चक्र बुक से करवा चुका हूँ। जो पीसीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, वो भी पूरी कंप्लीट में करवा चुका हूँ। उसका भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। भारतीय इतिहास से भी संबंधित पूरी बुक कंप्लीट है, उसे भी मैं उसका भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेट नंबर 4। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है जो कहाँ आयोजित किया जाएगा? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में होगा वो फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सऊदी अरब को, जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब को 2034 में फीफा विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है। 2034 में जो फीफा विश्व कप होगा उसकी मेजबानी सऊदी अरब को सौंपी गई है। ठीक है। और ब्राजील को G20 की मेजबानी सौंपी गई है 2024 में। ब्राजील को G20 की मेजबानी सौंपी गई है 2024 में। और कतर को 2030 और सऊदी अरब को 2034 को एशियाई खेलों की मेजबानी सौंपी गई है। यदि आपसे पूछे कतर को 2030 में कतर में हो गया एशियाई खेल, और 2034 में सऊदी अरब में होगा एशियाई खेल, और 2034 में ही फीफा विश्व कप की मेजबानी भी करेगा सऊदी अरब 2034 में, जबकि 2024 में कौन करेगा? फ्रांस करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन है भारतीय मूल के वैज्ञानिक जिन्हें फैराडे पदक से सम्मानित किया गया अक्टूबर 2023 में? 4 ऑप्शन है इसमें से। आरोग्य स्वामी पालराज, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आरोग्य स्वामी पालराज को वो हैं भारतीय मूल के वैज्ञानिक जिन्हें फैराडे पदक से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है भारत में हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है? तो भारत ने अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न किसके साथ मनाया है? तो वो है, भारत ने किसके साथ मनाया है? तो कोरिया के साथ मनाया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। भारत ने 2023 में कोरिया देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। इसमें दिया गया सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है दोस्तों। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। 8 देश सार्क में है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है सार्क का फुल फॉर्म। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को मनाया गया था। सार्क की स्थापना कब किया गया था? तो 8 दिसंबर 1985 को किया गया था सार्क की स्थापना। सार्क में जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था सार्क का, वो ढाका में हुआ था। ढाका में 1980 में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। जिस समय स्थापना हुआ था सार्क का, उसी समय ढाका में हुआ था प्रथम शिखर सम्मेलन। सार्क में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। कितने देश हैं? तो 8 देश। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। इसमें दिया गया किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किया है? तो राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड किस राज्य ने पहली बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है 1994 के बाद? तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने 1994 के बाद राजा बलिंद्र ट्रॉफी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, महाराष्ट्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। इसमें कहा गया है डुरंड रेखा
किन दो देशों को विभाजित करती है? तो डुरंड रेखा है दोस्तों, जो डुरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है। पहले, इससे पहले यह भारत और अफगानिस्तान को विभाजित करती थी, लेकिन डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कुछ और रेखा के बारे में पढ़ लें हम, जो काफी महत्वपूर्ण है, जैसे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, और रेड क्लिफ रेखा देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच होता है। 38वीं समानांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच, 38वीं समानांतर रेखा और मैगीनॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच होता है। मैगीनॉट 49वीं समांतर रेखा अमेरिका एवं कनाडा के बीच, और मैन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच विभाजित होता है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 7 नंबर में, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी के बारे में पूछा गया, कहाँ स्थित है? तो फॉरबिडन सिटी चीन में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। फॉरबिडन सिटी चीन में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। फॉरबिडन सिटी चीन के लहासा को कहा जाता है। चीन का जो शहर लहासा है उसे फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। फॉरबिडन सिटी चीन के लहासा का, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किससे संबंधित है जो त्रिवेंद्रम में है? तो रॉकेट छोड़ने के लिए परनोदकों के अनुसंधान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो। रॉकेट जो छोड़ते हैं, जो उसमें ईंधन बनाया जाता है, उसके अनुसंधान से संबंधित है त्रिवेंद्रम में स्थित साराभाई अंतरिक्ष, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, यदि हम देखें दूर संचार मौसम संबंधित जो सूचनाएं मिलती हैं हमें, तो दूर संचार एवं मौसम संबंधित जो सूचनाएं मिलती है वो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। यह केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपास्त्र केंद्र का निर्माण विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पर होता है। प्रक्षेपास्त्र केंद्र का कार्य इसरो का प्रमुख सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अनुसंधान श्रीहरिकोटा से होता है। यदि हम देखें इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 9 नंबर प्रश्न में। इसमें कहा गया है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो व्यास सम्मान है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुआ था दोस्तों। 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में। वर्ष 2023 के लिए व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है। 2023 में व्यास सम्मान किसे दिया गया है? पुष्पा भारती को दिया गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता सुमित्रानंदन पंत है, और सुमित्रानंद पंत ने 1968 में चिताम्बरा के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। इस ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 में दिया गया था पहली बार, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मान बुकर पुरस्कार के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, इसकी शुरुआत वर्ष 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1969 में हुआ था मान बुकर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि नेक्स्ट की ओर मान बुकर पुरस्कार कब हुआ था? तो 1969 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 11 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है कि वर्ष 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शित सूचकांक में भारत का स्थान है। तो वैश्विक जलवायु प्रदर्शित सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 4 ऑप्शन इसमें। वैश्विक जलवायु प्रदर्शित सूचकांक में भारत का स्थान 8वां है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत का स्थान कितना है? 8वां स्थित है वैश्विक जलवायु प्रदर्शित सूचकांक में। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में। पोर्टो-नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पोर्टो-नोवो है जो बेनिन की राजधानी पोर्टो-नोवो है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बेनिन की राजधानी क्या है? पोर्टो-नोवो है। बेनिन की राजधानी कहाँ है? तो पोर्टो-नोवो है। बेनिन की राजधानी पोर्टो-नोवो है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही, डी हमारा सही आंसर है। बेनिन की राजधानी पोर्टो-नोवो है। यदि ऑप्शन नंबर ए को देखें, लाइबेरिया की राजधानी क्या है? तो लाइबेरिया की राजधानी मोनोरोविया है। लाइबेरिया की राजधानी क्या है? मोनोरोविया है। अंगोला की राजधानी आपसे पूछ ले, अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो लुआंडा है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है दोस्तों। यदि लिब्रेविल्ले की राजधानी पूछे तो लिब्रेविल्ले की राजधानी गैबोन है। गैबोन किसकी राजधानी है? तो लिब्रेविल्ले की राजधानी है। बेनिन की राजधानी क्या है? तो बेनिन की राजधानी
पोर्टो नोवा बेनिन की राजधानी है। बेनिन देश की राजधानी कौन है? तो पोर्टो नोवा है। और बेनिन की मुद्रा फ्रैंक है। बेनिन की मुद्रा क्या है? फ्रैंक। और क्वाजा क्वाजा अंगोला की मुद्रा को कहते हैं क्वाजा, और लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, और मलावी की मुद्रा क्वाचा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना जाता है? माना गया है, अंग्रेजी के साथ सरकारी भाषा माना गया है। तो किसमें है? 4 ऑप्शन, इसमें से ऑप्शन नंबर 343, अनुच्छेद 343 के तहत ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के विषय का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, राजभाषा के विषय के वर्णन कितना है? तो भाग 17 में 341 से 351 ईस्वी तक। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 43.63% अधिक लोग द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यदि भाषा दिवस आपसे पूछे तो 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है, 14 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है दोस्तों, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक हाउस इकोनॉमिक एंड पुअर एबेंडन पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई। इस प्रमुख पुस्तक के लेखक है मेघनाथ देसाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, मैचिंग है दोस्तों, इसमें मैच करने के लिए दिया गया है 15 नंबर प्रश्न में मैचिंग दिया गया है दोस्तों। इसे हम लोग देखेंगे। इसमें दिया गया है ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान हमसे पूछा है ICAR। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, 4 ऑप्शन है। तो इसमें से केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है, ये सही है। और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। और ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यहाँ पर केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान बीकानेर, और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। तो राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर कौन से समूह की पहचान नहीं की जाती है, ये प्रश्न पूछा है। तो भारतीय जनगणना के अनुसार 4 ऑप्शन, इसमें कौन से समूह की पहचान नहीं की जाती है? तो नृत्य जाति समूह की भारतीय जनगणना में पहचान नहीं की जाती, नृत्य जाति समूह की पहचान नहीं की जाती है। धार्मिक समूह, जनजाति समूह और जनजाति समूह और अनुसूचित जाति समूह का पहचान की जाती है, परंतु नृत्य जाति समूह की पहचान नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक WS फेयर सर्विस हैं। WS फेयर सर्विस ने ये पुस्तक लिखे हैं, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक WS फेयर सर्विस ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 में, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? यह किस ग्रंथ में कहा गया है दोस्तों? तो महाभारत में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह महाभारत ग्रंथ में कहा गया है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। इसमें 8800 श्लोक दिए गए हैं। महाभारत, उसके बाद भारत संहिता 24,000 श्लोकों तथा अंततः महाभारत 10,000, अंततः महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक दिए गए हैं। जब हम देखें, महाभारत में 1 लाख स्रोतों का संग्रह है, जिसके कारण इसे सप्त सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। महाभारत के मूल रचना
रचनाकार कौन है? वेद व्यास है। महाभारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उल्लेख मिलता है और महाभारत में कुल 18 पार्श्व है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न में देखें। 34 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? किसके द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वायसराय संकट के समय बिना विधायिका परिषद के अनुमति के ही अध्यादेश जारी कर सकता है और जो 6 माह के लिए वैध होता है। अनुच्छेद भारत इंडियन काउंसिल एक्ट 1961 के तहत जारी कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत 1854 में 6 सदस्यीय विधायी परिषद बनाया गया था और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में प्रांतों के विधान परिषदों की स्थापना की गई थी। ठीक है, यदि हम देखें 1833 के चार्टर्ड एक्ट, तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट में भारत ने कंपनी का व्यापार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था तथा चीन के साथ व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। यदि 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट को देखें तो भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कब अपनाई गई थी? 1892 ईस्वी में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। यदि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को देखें तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति तथा मतदान की व्यवस्था की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 में। 35 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस वर्ष किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु कौन से सर्प था जो ऐसा किया था? तो वो वासुकी था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वासुकी सर्प था, समुद्र मंथन के लिए रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। समुद्र मंथन कथा का उल्लेख भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में मिलता है दोस्तों। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार असुर राज बलि तीनों लोगों को स्वीकार स्वामी बनकर अत्याचार करने लगा था। इसी के उद्धार के लिए समुद्र मंथन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 36 में। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है, तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी है बनारस घराने से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बनारस घराने की नृत्यांगना है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी। बनारस घराने को जयपुर घराने के समकालीन माना जाता है। जयपुर घराने के समकालीन माना जाता है। ऑप्शन ठीक है। सितारा देवी के बारे में पूछे, सितारा देवी एवं उनकी पुत्री जयंती माला इसी घराने से संबंधित है, बनारस घराने से ही संबंधित है सितारा देवी और जयंती माला भी। और कथक नृत्य के ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। कथक और ठुमरी ध्रुपद के एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, यदि आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें दिया गया है 37 नंबर प्रश्न है। राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? कौन सी जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है? यदि ये प्रश्न देखें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भील जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है। तो भील जनजाति राजस्थान और महाराष्ट्र के क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? कौन एक मृत ज्वालामुखी है? माउंट पोप्पा है जो एक मृत ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। माउंट पोप्पा कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है माउंट पोप्पा। माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित है। माउंट पोप्पा कहाँ है? तो म्यांमार में स्थित है माउंट पोप्पा म्यांमार में है। यह एक मृत ज्वालामुखी है। यदि माउंट फ्यूजियामा देखें तो जापान में स्थित है, फ्यूजियामा जापान में स्थित है। और माउंट एटना ज्वालामुखी है जो आपको इटली में मिलेगा, माउंट एटना। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। स्ट्रोम्बोली भी है जो इटली में है, उसके सिसिली द्वीप पर स्थित है। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि आपसे पूछ ले विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और यह इक्वाडोर में स्थित है।
माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यदि हम देखें तो मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है भारत में नारकुंडम या बैरन और नारकुंडम दो ज्वालामुखी है। तो कहाँ स्थित है? भारत में दोनों जो है नारकुंडम और बैरन वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। नारकुंडम है जो प्रसुप्त या मृत ज्वालामुखी है भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। भारत में जो बैरन ज्वालामुखी है वो सक्रिय एवं जागृत है और सक्रिय एवं जागृत है ये मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। जो नारकोंडम है भारत में जो मृत ज्वालामुखी है ये उत्तरी अंडमान के पूर्व में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मृत ज्वालामुखी कौन है? माउंट पोपा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 में। 39 नंबर प्रश्न में कहा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो कौन सा आरक्षित जीव मंडल है सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो ये सिक्किम में पड़ता है। कौन सा? सिक्किम में खांगचेंगजोग्गा है जो आरक्षित जीव मंडल है, सिक्किम राज्य में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पड़ता है ये? तो सिक्किम में है जो सबसे ऊंचाई स्थित है। इसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। खांगचेंगजोग्गा को कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत में कुल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र है। कितना? कुल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र है भारत में। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो नीलगिरी। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो, और सबसे छोटा डिब्रू साइखोवा जो असम में स्थित है। भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र है जो 1986 में स्थापित किया गया था। तो इतनी जानकारी मैंने आपको दे दिया है दोस्तों इस प्रश्न से। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 40 नंबर प्रश्न में। किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातकों को सामना करना पड़ता है। किसी देश की मुद्रा की अवमूल्यन की सलाह दी जाती है तब जब विदेशी बाजार में लोचदार मांग का हो, जब विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का हो तब यह सलाह दी जाती है। विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का सामना करना पड़ रहा हो तब यह सलाह दी जाती है उस देश को, देश की मुद्रा के अवमूल्यन की सलाह दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 41 नंबर प्रश्न में। यदि इसमें देखें दोस्तों 41 में दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष के समाप्ति के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है दोस्तों। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग क्या है? अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है और वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग की सिफारिश पर ही प्राकृतिक सलाहकारी होते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है धन की बंटवारा करना। ठीक है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो राष्ट्रपति को सौंपती है और राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी थे दोस्तों जो 1952 से 1957 तक रहे थे। प्रथम वित्त आयोग आपसे पूछ ले कौन थे? तो केसी नियोगी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 42 में। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य किनका है? तो यह वक्तव्य पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जो ये कथन कहे थे जवाहरलाल नेहरू 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में कहे थे उन्होंने। 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन के कांग्रेस का भाषण हो रहा था उस समय उन्होंने कहा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचार से अधिक प्रभावित थे। 1955 में कांग्रेस का अधिवेशन अवाड़ी में UN ढेबर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 43 में। कहा गया है नील आयोग या इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो WS सीटनकार ने नील आयोग के अध्यक्ष थे। नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? WS सीटनकार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 44 में निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? किसका सुमेलन नहीं, ये प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन 4 है। देखिए वर्ष 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, सही है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, सही है। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ था, ये भी सही है। वर्ष 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ था, ये गलत है दोस्तों। वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन प्रस्तुत हुआ था। तो हमसे पूछा है कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर
45 में दिया गया मैचिंग दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न में देखिए तो ये मैचिंग दिया हुआ है, इसे भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें है एक तरफ है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु कब आता है? तो बसंत ऋतु चैत वैशाख में ही आता है दोस्तों। तो ये सही मैचिंग है, बसंत ऋतु चैत वैशाख में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बसंत ऋतु चैत में। ग्रीष्मकालीन ऋतु, तो ग्रीष्मकाल है जेठ वैशाख आषाढ़ में आता है। जेठ आषाढ़ में क्या आता है? ग्रीष्मकालीन ऋतु। वर्षा ऋतु सावन भादो के रूप में माना जाता है, और शरद ऋतु अश्विन और कार्तिक के रूप में। यदि हम इसे मैचिंग करें तो 1 का 1, 4 का 3, बी का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जून से सितंबर के मध्य भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा मानसूनी वर्षा होती है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मार्टिन रॉ मेघालय में स्थित है दोस्तों। शीत ऋतु में भारत का सबसे ठंडा स्थान लेह लद्दाख है। यदि आगे की ओर चलते हैं, आगे नंबर प्रश्न में 61 नंबर तो देखते हैं दोस्तों किसमें दिया गया है। 61 में भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? तो कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में? 180 दिनों में पूरा करनी होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हता होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी होगी? तो कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करना होगी, तब जाके वह भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर वो नियुक्त हो सकता है। तो कम से कम उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष वो सेवाएं प्रदान कर चुकी हो, तब वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि हम देखें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था दोस्तों। कब? 28 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक दिया गया है। यदि हम देखें तो भारत में अभी वर्तमान में कुल मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितनी है? तो 34 है। भारत में अभी मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। 34 है भारत में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या। यदि आपसे पूछे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष के न्यायाधीश होना चाहिए, अथवा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक लगातार वकालत की हो, तब वह न्यायाधीश बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है, और जबकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। यदि आपसे पूछे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन किस निधि से दिया जाता है, तो संचित निधि से, और संसद द्वारा वेतन निर्धारित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किसके तहत? अनुच्छेद 129 के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 63 में, ऑप्शन नंबर 63 में दिया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? किसी राज्य के विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भागा 1000। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर, यदि हम इसमें और कुछ पॉइंट्स को देखें तो देखिए इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कुल वैध मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त करना होता है, जिससे निर्धारित कोटा कहा जाता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति निर्वाचन के निर्वाचन मंडल का और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है। 54 में निर्वाचन मंडल का उल्लेख है और 55 में निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 64 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन किसके तहत करेंगे? तो अनुच्छेद 74 के 1 के तहत करेंगे। अनुच्छेद 74 के 1 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि आपको आंसर क्या होगा? 74 के अनुच्छेद 77 में, यदि अनुच्छेद 77 में क्या है, तो भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 77 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 108 के तहत, और अनुच्छेद 111 के तहत
राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को स्वीकार्य प्रदान करता है, जो स्वीकृत प्रदान करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 111 के तहत स्वीकृत प्रदान करते हैं राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को। और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 74 में, यदि अनुच्छेद 74 के 2 में देखें तो इस प्रश्न के किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी क्या दी है, तो क्या दी है, ये पूछा नहीं सवाल किया जाएगा। अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति पीएम के सलाह पर करेंगे। ठीक है। और 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संघीय मंत्रियों की संख्या 15% निर्धारित की गई है, और छोटे राज्यों में 12 निर्धारित की गई है। 12 छोटे राज्यों में कितना, 12 निर्धारित की गई है, और 15%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा अनुच्छेद 74 के 1 के तहत। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है हुआ आंदोलन पर नेता कौन था। हुआ आंदोलन के नेता के प्रवर्तक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। हुइन फू सो हुआ आंदोलन के नेता थे। तो यह आंदोलन सन 1939 में वियतनाम में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 66 में। 66 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है। तो तुर्की को एशिया के मरीज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तुर्की को एशिया के मरीज के नाम से जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सॉरी ये गलत है दोस्तों, तुर्की को नहीं, एशिया के मरीज पूछा है हमसे। एशिया के मरीज चीन को माना जाता है, चीन को एशिया का मरीज माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। एशिया का मरीज किसे कहते हैं, चीन को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। एशिया का मरीज चीन को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 67 में इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट, 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। देखिए अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। संविधान की हृदय और आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार के उल्लंघन पर 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी इन रीटों को जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 5 रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 5 रीट जारी किया जा सकता है। वर्ष 1950 में पहले केवल कलकत्ता, बंबई, मद्रास उच्च न्यायालयों में ही रीट जारी करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन अब सभी जगह दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलता है 68 में कौन सा कथन असत्य है। लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है। लिपि का शाब्दिक अर्थ का लिखावट क्या होता है। कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ। कुटिल लिपि का प्रचलन कब हुआ, 10वीं शताब्दी में हुआ। कुटिल लिपि गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 69। देखिए 68 में फिर से देखते हैं, लिपि में कौन सा कथन असत्य है। तो कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ, ये गलत है। 10वीं शताब्दी में शुरू नहीं हुआ था। बाकी और सब सही क्या है। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखावट होता है। भारत में लिपि के विकास परंपरा में ब्राह्मी लिपि का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। हिंदी, गुजराती, मराठी और बंगाली भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नागरी लिपि से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 69 में। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ये किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 350 के कम यह दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लेखित अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। भाषा से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, तो कहां से कहां तक अनुच्छेद है, 343 से 351 तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। 70 नंबर प्रश्न में कहा गया पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो पंचायत
व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, युगों से अभिन्न अंग रहा है। 73वां संविधान संशोधन 73वां संशोधन जो है 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ था। तो गलत है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 वाला 1993 में 92-93 जो लागू हुआ था, वो 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। कब? 24 अप्रैल 1993 में प्रभावित हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई थी कब? 24 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है, तो ये भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी के उसके महत्व को बढ़ाता है, तो ये भी सही है। कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है, तो 1966 से लेकर 69 तक योजना अवकाश की अवधि संबंधित है। 3 पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 31 मार्च 1966 को, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना की समाप्ति हुई थी 31 मार्च 1966 को हुई थी, और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुआ था। इसके बीच 66 से लेकर 1 अप्रैल 66 से लेकर 31 मार्च 69 तक 3 वर्षीय कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रहा। इसी वर्ष को भारतीय आयोजनों ने इतिहास में योजना अवकाश कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 72 में कहा गया दोस्तों, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारतीय उद्योगों की स्थापना पर बल दिया है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, ये बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया है, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 73 में कहा गया, अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। तो अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था कब? तो वर्ष 1826 में हड़प लिया था। तो किस संधि के तहत हड़पा था? यांडपू की संधि के तहत अंग्रेजों ने असम को हड़पा था, यांडपू की संधि के साथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 1826 में यांडपू की संधि के तहत अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यांडपू की संधि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा की हार लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में हुआ था। बर्मा की हार और लॉर्ड हेमस्ट का कार्यकाल 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक था, और यह संधि हुआ था 1826 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 1826 तक लड़ा गया था दोस्तों। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी समय में हुआ था। बैरकपुर का जो सैन्य विद्रोह हुआ था वो 1824 में हुआ था। सालाबाई की संधि देखें तो सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी मराठों और अंग्रेजों के बीच हुआ था दोस्तों। सालाबाई की संधि मराठों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में। यदि हम देखें सुगौली की संधि हुआ था 1816 ईस्वी में, अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुआ था सुगौली की संधि। तो हमसे पूछा है असम को किस संधि से हड़पा गया था? तो यांडपू की संधि से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 74 में। इसमें दिया गया है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। तो बिल्कुल सही है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं होता है नीति आयोग में, ठीक है। और इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, न कि पूर्वकालिक अध्यक्ष होते हैं। और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम है नीति आयोग के सीईओ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 में कहा गया, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? दांडी है जो गुजरात के किस जिले में पड़ता है? तो नवसारी जिले में पड़ता है दांडी। गांधी जी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किए थे। तो कब? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित आश्रम से लगभग 384 किलोमीटर की दूरी दांडी के लिए प्रस्थान किया था। और दांडी नवसारी जिले में स्थित है दोस्तों, नवसारी जिले में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 24 दिन की यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी गांव पहुंचे थे, और 6 अप्रैल को 1930 को गांधी जी मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को भंग किया था। और सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा के अभियान को नेपोलियन की एल्वा के से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च के राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के मिलने से रोम मार्च से भी की थी, इसकी तुलना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि आगे की ओर चलते हैं दोस्तों 91 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से उर्वरक क्रांति कौन सा रंग संबंधित है? तो उर्वरक क्रांति के लिए कौन सी रंग है? भूरा रंग संबंधित है उर्वरक क्रांति के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भूरा रंग क्या है उर्वरक क्रांति के लिए? कुछ क्रांतियों के नाम बताते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति खाद्य तेल एवं तिलहन फसलों से उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में वृद्धि लाने से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति भारत में अंडा उत्पादन एवं मुर्गियों के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है, और सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि गोल क्रांति आपसे पूछे तो गोल क्रांति आलू से संबंधित है, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट से संबंधित है, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है, और लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित है, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है, और दूसरी स्टीली क्रांति सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है भूरा। 92 में असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? कहां से कहां? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली, तो वो कहलाता है कौन? तो बोगीवली ब्रिज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, बोगीवली ब्रिज। असम के डिब्रूगढ़ शहर के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी बोगीवली पुल की लंबाई कितनी है? 4.94 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 93 में भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर केरल में 70% है। और भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। भारत में सबसे ऊंचा जीवन स्तर केरल राज्य का है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में है 94 नंबर प्रश्न में, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किला का निर्माण करवाया था और मुख्य सेना चित्तौड़ अभियान में गए थे। 1303 में मुख्य सेना कहाँ गए थे? चित्तौड़ अभियान में। इस समय मंगोल आक्रमण हुआ जिसके सुरक्षा के लिए सीरी के किले को और मजबूत कर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी बना था। 95 नंबर प्रश्न में, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया है? भारत में वन नीति 1952 का संशोधन 1988 में किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन 1988 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारत के राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के 1/3 यानी 33% भूभाग पर वनों की विस्तार होना चाहिए, और 1952 के राष्ट्रीय वन नीति को संशोधित करके 1988 में विस्तृत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आगे की ओर चलते हैं। 96 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, इसमें है एक द्रव का बूंद साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो तो क्या होगा? 2P1 बराबर P2 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कह रहा है कि दाब अधिक का मान P1 और साबुन के बुलबुले का दाब का अधिक का मान P2 हो तो 2P1 बराबर P2 होगा। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? हाइड्रोजन है जो आवर्त सारणी में किसके समूहों से मेल खाता है? तो समूह 1 और समूह 17 से मेल खाता है हाइड्रोजन। समूह 1 और समूह 17। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं। तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में किन्हें ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयोग किन्हें किया जा सकता है? तो ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है किन्हें? तो संधारित्र को ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। संधारित्र को ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। संधारित्र को ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 99 में उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो कौन से समूह में आते हैं? थैलोफाइटा समूह में आते हैं। ये थैलोफाइटा समूह में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं जो थैलोफाइटा समूह में आता है। थैलोफाइटा समूह के पादपों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ता है, ये पता नहीं चलता है थैलोफाइटा में। यदि टेरिडोफाइटा को देखें तो टेरिडोफाइटा में संवहन के लिए एक विशेष उत्तक होते हैं। उत्तक होने के अलावा पौधे के शरीर का जड़, तना और पत्तियों में विभाजन होता है। तो
टेरिडोफाइटा समूह कहलाता है। टेरिडोफाइटा समूह में कौन सा होगा जिसके जड़, तना और पत्तियों में पता चल सकता है कि ये जड़ है, ये तना, ये पत्ती है, उसे टेरिडोफाइटा समूह कहते हैं। ब्रायोफाइटा को देखें हम तो ब्रायोफाइटा समूह किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा छोटे स्थलीय पौधे हैं, ये तना, पत्ती जैसे संरचनाओं और जड़ जैसी संरचनाओं के साथ विभेद दिखाते हैं। तो छोटे पौधे स्थलीय को क्या कहते हैं? छोटे स्थलीय पौधे को कहते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 100 की ओर चले तो 100 में कहा गया है कि एक तत्व की समस्थानिक किसमें भिन्न होती है? एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होती है। एक तत्व की समस्थानिक में क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होती है। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समान परमाणु क्रमांक, परंतु परमाणु द्रव्यमानों में परमाणुओं की समस्थानिक कहते हैं। तो सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है? पोलोनियम है। पोलोनियम है जो सबसे अधिक समस्थानिक वाला द्रव्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। 101 में मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर है जो किस रोग की वाहक है? फाइलेरिया की वाहक है मादा क्यूलेक्स मच्छर। फाइलेरिया रोग की वाहक है मादा क्यूलेक्स मच्छर। फाइलेरिया रोग फाइलेरिया ब्रैंकोफाइट नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचालन क्यूलेक्स मच्छर के दंश से होता है। इस रोग में पैरों, वृषण कोषों तथा शरीर के अन्य भागों में सृजन होता है। इस रोग को हाथी पांव भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। धमनियां छोटी नलियों में विभाजित होती है और उत्तकों तथा तक पहुंचने पर वे नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। तो धमनियां है जो छोटी नलियों में विभाजित होती है, जो कोशिकाओं नामक अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है ब्लड कैंसर को? तो ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया नाम से जानता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि कॉर्क रोग पे हैं तो कैंसर से संबंधित है। कॉर्क रोग किससे संबंधित है? कैंसर से। कैंसर के जीन को ऑन्कोजीन कहते हैं। ऑन्कोजीन कहते हैं कैंसर के जीन को। आयनीकरण से भी कैंसर रोग होता है दोस्तों, और उसका निदान भी किया जा सकता है। एनीमिया रोग लोहा की कमी से होता है। एनीमिया रोग किससे कमी से होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। जो हीमोफीलिया रोग है, जो स्त्री के द्वारा पुरुष में फैलता है, तो अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया रोग। यदि नेक्स्ट की ओर चलते हैं 104 की ओर। मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या 29 होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 होती है दोस्तों। 29 होती है। टोटल कितनी 29 होती है? यदि मनुष्य की शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या। ठीक है। और बाल अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या 300 होती है। मनुष्य के सिर की कुल हड्डियों की संख्या 8, कपाल की ऊपरी भाग में 8 होता है, 14 चेहरा में होता है, 6 कान में होता है और 1 गले में होता है। कुल मिलाकर के कितना हड्डी होती है? तो 29 हड्डी होती है। रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या। पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या 24 होती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 105 की ओर। कहा जा रहा है इसमें सल्क होते हैं। सल्क, तो इसमें कौन सल्क होते हैं? तो इसमें सल्क होते हैं आपको पीसीज और सरीसृप सल्क होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पीसीज और सरीसृप सल्क होते हैं। देखिए, मत्स्य और सरीसृप में सुरक्षा के लिए उनकी त्वचा पर कठोर सुरक्षात्मक सल्क होते हैं। अनेक मछलियों के शरीर की बाहरी सतह सल्कों से ढकी रहती है। सल्क मीसोडर्म त्वचा से उत्पन्न होता है। सरीसृप में सल्क कीरेटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं तथा जल रोधी अवरोधों उन्हें जल की कमी हुए बिना से बचाए जा रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है वैश्विक तापन के संबंध में निम्नलिखित कथन को दिया गया है। वैश्विक तापन के संबंध में क्या दिया गया देखते हैं। वैश्विक तापन मानव गतिविधियां मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के रूप में जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकालीन तापन है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को क्या करता है? तो ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। ये प्रश्न कह रहा है। तो इसको यदि देखें तो कथन एक सही है और कथन 2 को देखें। कथन 2 में कहा गया है वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। तो 2 भी सही है। ए और 2 दोनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ए और बी दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 123 की ओर दोस्तों। 123 में हम मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। तो मानव शरीर की पीएच रेंज कितना होता है ये प्रश्न पूछा है। तो मानव शरीर की पीएच रेंज जो होती है, मानव शरीर की पीएच रेंज सॉरी दोस्तों, इसमें एक और क्वेश्चन है 122 क्वेश्चन है। 122 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 122 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। तो किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। तो हृदय रोग के उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 123 की ओर। मानव शरीर का पीएच मान रेंज कितना होता है। तो मानव शरीर के पीएच मान रेंज जो होता है वो कितना होता है, 7.35 से लेकर 7.45 की ओर मानव शरीर का पीएच मान रेंज होता है। 7.35 से लेकर 7.45 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 124 की ओर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, तो इसमें से विद्युत मोटर का प्रयोग किया था। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग किया था। आगे की ओर चलते हैं 125 नंबर में। आधुनिक अवध सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं। 2-8 युक्त तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किस समूह में पाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 2-8 तत्वों को समूह 18 में पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 2-8 समूह कहाँ, समूह 18 में पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मेरे आगे की ओर चलते हैं दोस्तों 126 में। 126 में है, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था। तो वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक रूप से किससे मुक्ति मिली थी। पोलियो से मुक्ति मिली थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पोलियो से मुक्ति प्रदान की गई थी भारत को वर्ष 2014 में। यह एक संक्रमण रोग है जो एक ऐसे वायरस से उत्पन्न होती है जो गले और आंत में रहता है। पोलियो का पहला टीका जोनास साल्क द्वारा विकसित किया गया है। जोनास साल्क ने पोलियो का पहला टीका विकसित किया है। और पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जोनास साल्क तथा 1962 में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था। पोलियो वैक्सीन का भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया था। कब किया था, 1995 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे के चलते हैं दोस्तों 127 नंबर प्रश्न में। 127 नंबर प्रश्न में क्या गया है, प्रेरित धारा उच्चतम होता है। प्रेरित धारा उच्चतम होता है जब कुंडली के गति की दिशा होती है। तो प्रेरित धारा उच्चतम होता है कब, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तब। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। जब लंबवत होती है तब होती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 128 में। यदि 128 नंबर प्रश्न को देखें तो इसमें दिया गया है कि कौन सा पशु हार्मोन है। तो पशु हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन एक पशु हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पशु हार्मोन कौन है, इंसुलिन एक पशु हार्मोन है जो मानव शरीर के अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ पाए जाते हैं, तो मानव शरीर के बीटा सेल में पाए जाते हैं। इंसुलिन हार्मोन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने किया था, बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण करता है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 800 से 80 से लेकर 180 mg पर 100 ml होता है। रक्त में इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिसे डायबिटीज मिलेटस कहते हैं दोस्तों, मधुमेह रोग कहते हैं। इंसुलिन को बढ़ने के कारण ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। इंसुलिन यदि बढ़ जाता है इंसुलिन शरीर में तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और ऑक्सीन उत्पादक हार्मोन का उदाहरण है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं 129 नंबर प्रश्न में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुआ है। तो यह तकनीक कब संभव हुआ है, किससे, तो डीएनए। ऑप्शन नंबर ए डीएनए अंगुली मुद्रण से संभव हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 130 की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करते हैं। तो हम इसमें रिप्लाई का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं 131 की ओर। इसमें दिया गया 131 में
कुनैन है जो क्या है मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन का प्रयोग किया जाता है। कुनैन का प्रयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है, मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यदि देखें क्रोसिन, क्रोसिन है जो ज्वार के उत्पादन के लिए, क्रोसिन बुखार के उत्पादन के लिए क्रोसिन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। एविल, एविल है एलर्जी के उपचार के लिए एविल का प्रयोग किया जाता है। और कंपोज है जो नींद के उपचार के लिए किया जाता है, कंपोज। यदि इस तरह मैचिंग करें 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। मलेरिया है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया, मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ जातियों से होती है। मलेरिया रोग से प्लीहा सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। मलेरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होती है? प्लीहा होती है। और मोडाफिनस नींद को प्रेरित करने की दवा है, मोडाफिनस। और क्विनेन सिंकोना के छाल से प्राप्त की जाती है। क्लोरोक्विनेन संश्लेषित मलेरिया की दवा है, क्लोरोक्विनेन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, ये लास्ट इसमें दिया गया है कि 132 में इसमें दिया गया प्रश्न दिया गया है दोस्तों, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि केल्विन में देखें, केल्विन में लिखे तो केल्विन में ये हो जाएगा कितना? 273.15 केल्विन होगा। केल्विन में +273.15 केल्विन होगा। केल्विन में व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं। केल्विन में व्यक्त ताप को क्या कहते हैं? परम ताप। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। द्विव आधारित बाइनरी संख्या 111 निरूपित करता है। तो द्विव आधारित बाइनरी संख्या 111 किसे निरूपित करता है? देखिए 111 को हम लोग कैसे बनाएंगे, कौन सा अंक निरूपित करता है? तो एक है, द्विधारी है। द्विधारी यानी 2 का आधार होगा। आधार क्या होगा? 2 होगा। 1 गुना 2, 2 बार 2 है तो स्क्वायर पहले लेंगे, क्योंकि इसके बाद 2 है। उसके बाद देखिए 1 गुना 2, एक बार 2 है, फिर 1 के बाद इसके बाद लेंगे 1 गुना, इसके बाद बीच में प्लस 1 गुना 1 0 बार है। 1 गुना 2 ही होगा, 1 नहीं होगा दोस्तों। 1 गुना 2 0 बार है। तो ये हो गया, टोटल कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 हो जाएगा, प्लस 2 का ऊपर 1 है तो 2 ही होगा ये, और प्लस 2 के पावर 0 यानी 1 होगा। 1 गुना 1 1 होगा। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा? 4 2 6 1 7। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 2 द्विआधारी है तो 2 का आधार लेकर के जितने नंबर है 1 2 3 1 है तो स्टार्टिंग करेंगे, 3 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 4 रहेगा तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 3 से स्टार्ट करेंगे यदि 4 रहेगा तो। इस प्रकार दिखाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 में बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केवलर, केवलर नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। किसका? केवलर नामक बहुलक का। केवलर मतलब पार्केशिन बहुलक का एकल सेलुलोज है। इसका प्रयोग प्लास्टिक्स मॉडलिंग में होता है। यह पहला मानव निर्मित बहुलक है। नायलॉन का एकलक एमाइड है। नायलॉन का एकलक क्या है? तो एमाइड है। हेक्सामिथिलीन एमाइडिन एडिपिक अम्ल बोलते हैं उसको। नायलॉन पहला व्यावसायिक रूप से सफल संश्लेषित बहुलक है। बेकेलाइट का एकलक फिनॉल है और फॉर्मेल्डिहाइड होता है बेकेलाइट का एकलक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लास्ट प्रश्न में चलते हैं, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ध्वनि तरंग है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ध्वनि है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग निम्नलिखित है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन कौन है? गामा किरणें, एक्स किरण, यूवी, दृश्य, अवरक्त, माइक्रो एवं रेडियो तरंग, ये सभी क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यांत्रिक तरंग को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग फोटोन की बनी होती है और सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का परिसर 10⁻⁻14 से मीटर से लेकर के 10⁻4 मीटर तक होता है दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां भी ग्रुप है दोस्तों को उसमें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।